भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पाठ है चलो चलें स्कूल। तो स्कूल पहुंचने के साधन, सबसे पहले है बांस और रस्सी के पुल। बांस और रस्सी से बना पुल ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम में एक देख रहे हैं आप। तो बांस और रस्सी से बने पुलों पर आपको असम में पाए जाते हैं। तो नंबर दूसरा, आप लोग देख सकते हैं क्या ऐसे पुल होते हैं रस्सी के बने जो असम में पाए जाते हैं। तो इस तरह से पुल पर बच्चे स्कूल जाने के लिए उसको पार करते हैं पुल को। और अब नंबर दूसरे है ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। तो ट्रॉली ट्रॉली कैसी होती है थोड़ा चित्र द्वारा भी बताएंगे। तो देखिए आप चित्र में कि ट्रॉली ऐसी ट्रॉली पाई जाती है स्कूल पहुंचने के लिए। जैसे नदी पार करनी होती है तो ये ट्रॉली होती है, ये दो रस्सियों से बांध दी जाती है और बांधने के बाद इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से बच्चे चार चार पाँच पाँच बच्चे बैठकर नदी पार करते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रॉली से बच्चे कहाँ पार करते हैं? तो लद्दाख में। फिर है अगला, तो ये ट्रॉली के बारे में आप अच्छे से रट लें। फिर है सीमेंट के पुल। तो सीमेंट के पुल कहाँ पाए जाते हैं? सामान्य क्षेत्रों में। जैसे आज अपने यहाँ देख लें, अपने यहाँ क्या है? सीमेंट के पुल हैं। तो ये सामान्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा बल्लम लकड़ी की छोटी नाव, ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। केरल में बल्लम छोटी लकड़ी की जो नाव होती है वो केरल में पाई जाती है। आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो इस तरह से ये बल्लम है, इसमें चार पांच लड़के बैठ करके और नदी पार करके स्कूल पहुँचते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। तो बल्लम कहाँ पाई जाती है? केरल में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बल्लम कहाँ की नाव है? तो ये केरल की है। फिर है ऊँट गाड़ी। तो ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाएगी? तो देखो ऊँट रेगिस्तान का सबसे अच्छा जानवर कहलाता है जो कई पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? राजस्थान में। क्योंकि पानी की कमी कहाँ है? राजस्थान में। जब राजस्थान में पानी की कमी है तो वहाँ ऊँट गाड़ी चलती है। इसके बाद आता है अपना अगला अगला आता है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी कहाँ मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में कौन सी? बैलगाड़ी। तो मैदानी इलाकों में कैसे बैलगाड़ी होती है? जैसे इधर से अपन को कहीं जाना है, जाने के लिए अपन बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। अब आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अगला पार्ट है कान कान में। तो कान कान में इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कान कान में मतलब किन पक्षियों के कान पाए जाते हैं और किन के नहीं, किन की आँखें पाई जाती हैं और किन की नहीं। तो इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, किस के सिर पर आँखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? तो ये उत्तर आएगा आपका पक्षियों के। तो पक्षियों के आपने देखा होगा कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं। तो पक्षियों के कान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके सिर पर आँखें होती हैं। वो कान छेदों जैसे होते हैं और वो ढके होते हैं। उनके जो रोम रोम होते हैं उस रोम से छिद्र ढक जाते हैं। फिर है अगला, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो जानवरों की त्वचा पर डिजाइन कैसे होते हैं? ये होते हैं उनके बालों के कारण। इसके अलावा इसके थोड़ा देख लो पक्षियों के बारे में। तो छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। तो छिपकली के कान और मगरमच्छ की आंखें इसी प्रकार की होती हैं। फिर है जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो ये बालों के कारण होते हैं। तो उनके बाल होते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिजाइन होते हैं उनके पंखों के कारण या प्रकृति के कारण या कुछ। तो ये ऐसा नहीं लगाना है, आपको उत्तर लगाना है बालों के कारण। ठीक है। तो बालों के कारण ही उनके जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। अब आता है आपका, जैसे इस तरह से आपके बाल हो जाएंगे
तो इस तरह से आपने देखा होगा बाघ के ऊपर डिजाइन बनी होती है, तो ये उसकी क्या है, बालों के कारण ही उसके ऊपर डिजाइन बनी होती है। इसके अलावा वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा गाय भैंस बकरी और मनुष्य, इन सब के शरीर पर बाल होते हैं और इन्हीं बालों के कारण वे बच्चे को जन्म देते हैं। ये एनसीईआरटी की साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं, और वे जानवर जिनके शरीर पर के कान बाहर नहीं दिखते वे अंडे देते हैं। तो जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे तो क्या देते हैं, बच्चे, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। जब पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो वो अंडे देते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका पार्ट 3 नंदू हाथी। तो इसमें हाथियों के बारे में है कि हाथी कैसे रहते हैं, कैसे वो। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती होगी, तो सबसे बूढ़ी मादा हाथी। तो जो हथनी होती है वो झुंड की सरदार होती है, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो हाथियों के ग्रुप की सरदार होती है। तो इस ग्रुप में पुरुष हाथी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, तो सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वो उनकी सरदार होती है। इसके बाद है नर हाथी झुंड में कब छोड़ देते हैं, तो 14-15 वर्ष की आयु में जो नर होते हैं वो इसको समूह को छोड़ देते हैं, हाथियों के समूह को छोड़ देते हैं, और जो मादा होती हैं वो हमेशा इकट्ठी रहती हैं और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं। तो नर हाथी हैं वो कब झुंड को छोड़ देते हैं, 14-15 वर्ष की आयु में। फिर एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ। तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। अगला प्रश्न है, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे। हाथी सिर्फ एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, आराम करता है। फिर है हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। तो हाथी की त्वचा तुम्हें पता है काला रंग सबसे ज़्यादा ऊष्मा खींचता है। जब ऊष्मा खींचता है तो उनकी त्वचा को ठंडा करने के लिए वो अपनी त्वचा पर करते हैं। इसके बाद है हाथी कान का प्रयोग करते हैं, तो हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। हवा काय के लिए, स्वयं को ठंडा रखने के लिए। फिर एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। तो इसमें देखो, अब क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है कि झुंड में कौन कौन होते हैं, तो इसमें सिर्फ मादा हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, नर हाथी नहीं होते हैं। फिर है अगला चौथा अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी में रेगिस्तान का वर्णन है। तो अमृता कहाँ रहती थी, तो खेजाड़ी गांव में। फिर खेजाड़ी गांव कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर के पास है। तो खेजाड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान में जोधपुर के पास। तो अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। ठीक है, तो इसमें खेजाड़ी गांव के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। फिर है खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे, तो लकड़ी से। तो लकड़ियों के घर होते हैं। खेलाड़ी में कौन कौन से लोग रहते थे, तो बिश्नोई समाज के, जिन्होंने सलमान खान पर केस किया है, आप समझ गए होंगे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़, तो खेजाड़ी सबसे कम पानी में जीवित रह सकता है। अब जरा इस नोट को देखेंगे तो खेजाड़ी कहाँ होता है, रेगिस्तान में। कोई चीज़ रेगिस्तान में कब उग सकती है, जब वो कम पानी में रहे। अब नोट, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, तो इसको कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, और इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण पेड़ है। इसकी लकड़ियों को कीड़ा खराब नहीं करता, छाल दवा बनाने के काम आती हैं, फलियां सब्जी के काम आती हैं, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। तो ये आपका
हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा, 4 आंसर देगा, कहेगा इनमें से कौन सा गलत है, ए बी सी या डी। तो इस बारे में आपको लगाना है, जो ये चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सही है और जो नहीं लिखी है वो गलत है। तो ये था आपका ये नोट। अब आपका अगला, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गाँव में। तो बेचाहा गाँव में अनीता रहती है। अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गाँव में। बेचाहा गाँव कहाँ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो ये इसमें मधुमक्खियों की कहानी है कि अनीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ी लिखी लड़की होने के कारण वो अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो उसने गांव में मधुमक्खी पालन शुरू करवाया। तो वो अपने गांव को आज तरक्की के रास्ते पर ले गई। फिर है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो रानी मक्खी। तो रानी मक्खी अंडे देती है। फिर है नोट, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। तो छत्ते में नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं और बाकी की मधुमक्खियाँ काम करने वाली। तो आपको एक बात और बता दें, जो ये नर मधुमक्खियाँ हैं ये अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाती। सिर्फ रानी मक्खी अंडे देती है, बाकी की जो कामगार मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद लाने के लिए काम करती हैं और नर मधुमक्खियाँ सिर्फ खाती हैं। तो ये क्या होता है, जब मधुमक्खियाँ अंडा देना बंद कर देती हैं तो उसके बाद नर मधुमक्खियों को मार दिया जाता है उन्हीं मधुमक्खियों द्वारा। तो जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ वे मार देती हैं। फिर है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो फरवरी में। तो फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं। तो आपने देखा, अब मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? तो ये है अक्टूबर से दिसंबर माह। तो यही होता है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय तो अक्टूबर से दिसंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मधुमक्खियाँ पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर। ये क्यों है? क्योंकि इन्हीं माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। जब इन्हीं माह में मधुमक्खियाँ अंडे देंगी तो सबसे अच्छा समय भी यही हो जाएगा। अब है आपका अगला जो पाठ है वो 6वां पाठ है। इसमें आएगा ओमना का सफ़र। तो इसमें ओमना के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ओमना गुजरात से चलती है। ये आप 3 पाठों में पढ़ेंगे ओमना का सफ़र। तो 3 पाठों में पढ़ेंगे। तो ये ट्रेन कहाँ से चली? तो ट्रेन कच्छ से गांधीधाम गुजरात तक। तो कच्छ से गांधीधाम गुजरात। तो कच्छ कहाँ है? कच्छ आपका, कच्छ का रण आपने सुना ही होगा गुजरात में, और गांधीधाम भी गुजरात में है। तो गांधीधाम से ट्रेन चली। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस एवं बना के पूछता है कि ट्रेन कहाँ, किस स्टेशन से चली थी? तो आपको बताना है कच्छ गांधीधाम से। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना। तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुजरात का निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध खाना नहीं है? तो चटनी है, चटनी के साथ ढोकला है, लेमन है, राइस है, मिठाई है। तो ये तो आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसमें से नहीं होगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। इसके बाद वलसाड़ और अहमदाबाद कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। कोझिकोड केरल में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। तो कोझिकोड, ठीक है, केरल में। अब अगला पाठ खिड़की से। अध्याय वही है, थोड़ा बड़ी कहानी थी इसलिए 2-3 पाठों में इन्होंने बना दिया है। तो मडगांव कहाँ स्थित है? तो ये मडगांव है गोवा में। गोवा में है मडगांव। तो मडगांव कहाँ स्थित है? तो मडगांव गोवा में स्थित है। फिर है, गोवा से केरल के रास्ते में कितने पुल और कितनी सुरंगें हैं? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल। तो गोवा से केरल के रास्ते में कितनी पुल और कितनी सुरंगें हैं? तो 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ये गोवा से मडगांव के बीच में है। इसके बाद आता है कि कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। फिर कोझिकोड को और क्या कहते हैं? तो कैलीकट। कोझिकोड का दूसरा नाम कैलीकट। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। गुजरात से केरल तक जाने में कौन कौन सी राज्य हैं? महाराष्ट्र, गोवा और
कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है? तो ये भी केरल में है। तो कोट्टायम नगर कहाँ पर है? तो ये कोट्टायम नगर कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। फिर है भाषा और राज्य, तो इसमें मिलान करने को पूछता है। मलयालम कहाँ है? केरल में। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ पर मराठी। फिर गुजराती गुजरात में। तो इसको मिलान करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे अलग अलग दे। इसके अलावा है कन्नड़, कन्नड़ बोली जाती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसके बाद अगला पार्ट है नानी के घर तक। तो यही है ट्रेन। तो ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? तो इस पर लिखा होता है सबसे पहले ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी। ये सारी चीज़ें होती हैं, जो जो इसमें लिखा है वही होती हैं। आप ट्रेन की एक पुरानी टिकट भी देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो इस पर लिखी होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है। क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछता है कि ट्रेन की टिकट पर क्या नहीं लिखा होता है। तो जब नहीं आएगा तो पहुंचने की तारीख नहीं लिखी होती है कि ट्रेन कब पहुंचेगी। लेकिन भारतीय ट्रेनें वैसे ही लेट पहुंचती हैं, इसलिए पहुंचने की तारीख नहीं लिखी होती है और आपको उसी को काटना है। इसके अलावा सही मिलान के लिए भी छांट सकते के लिए कह सकता है। तो आपको इस तरह से ये करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है और ये चीज़ अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका एक छूट सकता है। इसको अच्छे 2-3 बार देखो। इसके अलावा फेरी क्या है? तो एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो कहाँ प्रयोग होती है? केरल में। तो ये आपका अगला पार्ट 9 है, बदलते परिवार। तो बदलते परिवार में ज़्यादा कुछ नहीं है। आजकल क्या है, परिवार बदल रहे हैं। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था इसलिए नहीं लिखा। आजकल क्या है, परिवार बदलते जा रहे हैं। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज संयुक्त परिवार नहीं बच के बल्कि एकाकी परिवार होने लगे हैं। और जब एकाकी परिवार होने लगे हैं तो बस यही है बदलते परिवार। पहले के ज़माने में पूरा परिवार, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज परिवार बदलते जा रहे हैं। आज प्रत्येक बच्चे का अलग अलग घर है, अलग अलग फ्लैट लेना चाहता है। तो ये क्या है, एक घर बदल चुके हैं। तो ये है बदलते परिवार। तो कैसे परिवार, पहले सभी लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ उठते बैठते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज आज तो एकाकी परिवार है, सिर्फ माता पिता और उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। इसके बाद अगला हुतुतु हुतुतु। तो इस हुतुतु क्या है? कबड्डी और किन किन नामों से जानी जाती है? तो इसमें कबड्डी के बारे में वर्णन है। तो कबड्डी को आप और किन किन नामों से जानते हैं? तो सबसे पहला है चैट गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी। ये विभिन्न प्रकार के नाम हैं अपने देश में। जैसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जब विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं तो कबड्डी के भी विभिन्न नाम हैं। जैसे चैटगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी, ये विभिन्न प्रकार के नाम हैं। इसके बाद आता है कर्णम मल्लेश्वरी। ये से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी? आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की खिलाड़ी है, तो वो गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? तो आंध्र प्रदेश की। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं? तो वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? तो भार उठाती हैं, वो वेट लिफ्टर हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? भार उठाती हैं, भार उठाती हैं और वेट लिफ्टर हैं वो। तो वेट लिफ्टर का मतलब होता है भार उठाती हैं। और इनके पापा क्या करते हैं? तो इनके पापा हवलदार हैं। इनके पापा क्या करते हैं? तो इनके पापा हवलदार हैं। और मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने वेट उठाना। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती हैं? तो 130 किलो।
किलोग्राम। 130 किलोग्राम तक ये वजन उठा सकती हैं। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो 29। कितने? 29। इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्वेश्चन पूछता है कि इनकी बाकी की बहनें क्या करती थीं, तो वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती थीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक परीक्षा में नहीं आया है, तो इस बार आने के फुल चांस हैं कि इसको पूछा जाएगा। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती हैं, तो ये मुंबई में। तो ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती हैं? मुंबई में। तो ये तीनों कबड्डी खेलती थीं, लेकिन सांसारिक इस प्रतिबंध के कारण ये घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। तो ये कहानी है। ये तीनों क्या खेलती थीं? कबड्डी। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी, तो हीरा बाद में जाके आगे चल के कबड्डी की कोच भी बनी। इसके बाद है अगला पार्ट फुलवारी। तो फुलवारी में उत्तराखंड का वर्णन है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। तो फूलों की घाटी आपने पढ़ा होगा पर्यावरण में कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में। फिर है मधुबनी क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मधुबनी चित्रकला को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। तो मधुबनी चित्रकला एक चित्रकला पेंटिंग है। मधुबनी क्या है? एक चित्रकला पेंटिंग। तो मधुबनी चित्रकला सबसे बार पूछा गया है। अभी तक जितनी भी सीटेट के पेपर हुए हैं, ऐसा एक भी पेपर नहीं गया जिसमें मधुबनी चित्रकला से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछे। हाँ, मिलान करने को पूछ सकता है, कैसे भी करके वो एक क्वेश्चन जरूर देगा। तो मधुबनी क्या है? एक चित्रकला पेंटिंग है। ठीक है, तो मधुबनी, इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो बिहार में मधुबनी नाम की एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो बिहार में इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। फिर है मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर। तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है। फिर है इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? तो मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर। तो अब आपसे यही पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या नहीं दर्शाया गया है। तो जो मनुष्य दर्शाया गया है, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि कई जानवर दर्शाए गए हैं, जो इनमें से नहीं हो। और नोट, इसमें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसके अलावा कृत्रिम पूछे तो इसमें नहीं। इसके अलावा है कैसे कैसे बदले घर। तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज एकाकी परिवार हैं। तो इसके बारे में वर्णन है कि घर कैसे कैसे बदल गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? तो गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? तो अब यह जगह पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये ज़रूर आ सकता है। तो जैसे कैसे कैसे बदले घर में सबसे पहले है गाजी खान, जिन्होंने बताया कि घर कैसे कैसे बदलते गए। तो वो कहाँ पर है अब जगह? वो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसके बाद अगला, पहले लोग कच्चे घरों के में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता था। तो पहले के लोग लीपा पोती क्यों करते थे? उसका कारण यही था क्योंकि गोबर मिलाने से जो मिट्टी है उसमें कीड़ा नहीं लगता था और मिट्टी ज़्यादा दिनों तक चलती थी। तो ये है। फिर है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछाते हैं। तो नीम और कीकर की लकड़ियाँ। फिर अगला पार्ट है 13 पहाड़ों से समुंदर तक। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई क्वेश्चन योग्य नहीं था, इसलिए नहीं लिया। और आज तक एनसीईआरटी ने इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। तो पहाड़ों के लोग कैसे हैं? तो पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं। इसके बाद समुंदर आपका गहरा है, तो वहाँ से भारत का विस्तार है। तो नदी आती है पहाड़ों से निकल कर और जाके कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो इसमें यही वर्णन है कि नदियाँ यहाँ से निकलती है और विभिन्न पहाड़ियों से होकर आती है और अंत में कहाँ चली जाती है?
समुद्र में। तो ये इसमें पहाड़ों से समुद्र तक यही है कि नदी आएगी, पहाड़ों से निकलेगी और जाएगी कहाँ तक, समुद्र तक। तो ये तो आप लोग इतने एक्टिव खुद ही हो कि आप लोग इसके बारे में लगा सकते हो। तो इसमें और कुछ नहीं है। फिर है बसपा का खेत। तो बेलबनी का गांव कहाँ पर है, तो बेलबनी का गांव कर्नाटक में है। ठीक है। फिर है इसके बाद अगला पार्ट, इसमें और ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं थे। मंडी से घर तक। तो इसमें मंडी से घर तक का मतलब है कि किसान गेहूँ किस तरह से पैदा करता है और वो मंडी से घर तक कैसे लाता है। तो इसमें इसका महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है कि मंडी से घर तक किसान कैसे गेहूँ लाता है। इसके यही वर्णन है कि एक किसान था, वो मंडी पर रहता था और वो अपने अनाज को वहाँ से गांव से लेकर मंडी तक आता था। इसके बाद है पाठ 16, चूँ चूँ करती आई चिड़िया। ये महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे। गीजू भाई बड़े का कहाँ रहते थे, तो गुजरात में। तो जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं, गीजू भाई बड़े का, तो गीजू भाई जैसे ही भाई लगता है तो भाई कहाँ लगता है, गुजरात में। तो इसमें गीजू भाई बड़े का के बारे में कहाँ इनके बच्चे के लिए कहानियाँ लिखी हैं। नोट इन्होंने बच्चों के लिए कहानी लिखी है। किसने, गीजू भाई बड़ेका ने। फिर है इंडियन रोवन खिलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। तो इंडियन रोवन खिलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में ये अंडे देते हैं। ठीक है। तो इंडियन रोवन खिलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में ये अपने अंडे देते हैं। फिर है कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में। तो कोयल कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। तो कौवा अपने अंडे समझकर से लेता है। सेने के बाद क्या करता है कि उसको फोड़ लेता है और जैसे ही बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वो उड़ जाते हैं। तो कोयल के अंडे कौन सेता है, कौवा। ठीक है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। तो जैसे ही अंडे, नोट में लिखा है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, सिर्फ बाज दोबारा अपना घोंसला यूज करता है। इसके अलावा कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो दोबारा अपने उसी घोंसले को यूज करता है। तो सारे पक्षी क्या करते हैं, अंडे देने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद घोंसले छोड़ देते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की भेद में घोंसला बनाता है, तो ये है फाख्ता। फाख्ता कहाँ घोंसला बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के में अपना घोंसला बनाता है। एक कौन सा है, फाख्ता। फाख्ता कौन सा, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की भेद में अपना घोंसला बनाता है। फिर है गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ये पुराने घरों में। जो पुराने घर होते हैं उसमें आपने देखा होगा, पुराने किलों में गौरैया और कबूतर रहते हैं। फिर है बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। तो जो पेड़ होता है इस तरह से उसमें ऐसा छेद करके और उसमें बसंत गौरी अपने अंडे देती है। तो इसको ध्यान रखना। कौन सी चिड़िया पत्तों की चोंच से सींचकर उनके बीच घोंसला बनाती है, तो ये है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया क्या करती है, इस तरह से 2 पत्ते ले लेती है। जब 2 पत्ते ले लेती है तो इसको ऐसे इस प्रकार से सिल लेती है, सिल के और अपना घोंसला बना लेती है। तो ये कौन से है, दर्जन चिड़िया। गली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो ये शक्कर खुरा है। आपने देखा और डाली पर उल्टा लटकता हुआ घोंसला होता है, तो वो कौन बनाता है, शक्कर खुरा। इस तरह से लटका रहता है। नोट, बीबर नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। तो बीबर में क्या होता है, बीबर पक्षी में नर पक्षी घोंसला बनाते हैं, मादा पक्षी उसको देखती है घोंसले को। मादा पक्षी घोंसले को देखती है तो उसी में अपने अंडे देती है। जो घोंसला उसको सबसे बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। इसके बाद है पाठ 17 नंदता मुंबई में। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं,
इसलिए नहीं लिया। अब अगला पाठ है पानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम। तो आज भारत की इसमें कहानी है। नालमंडा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। तो एक प्रकार की एक कहानी है। तो नालमंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर है होलगुंडी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। तो होलगुंडी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। तो नालमंडा आंध्र प्रदेश में, होलगुंडी कर्नाटक में। इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में, और नालमंडा आंध्र प्रदेश में। फिर होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? भीमा संघ। तो भीमा संघ एक छोटा सा संघ था जिसमें कुछ बच्चों ने बनाया था। क्या है, एक बार वहाँ बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं होने के कारण वहाँ सब लोग प्यासे मर रहे थे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी टंकी थी। उस टंकी का कचरा साफ करने के लिए कर्नाटक में एक भीमा संघ की स्थापना की गई। तो ये भीमा संघ कौन था? बच्चों का संघ। और इन्होंने अपना एक संघ बनाया कि हम सब मिलकर जा कर के उस टंकी को साफ करेंगे, और उन्होंने उस टंकी को साफ किया। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। उसमें लगभग 100 टन कचरा निकला था, उन बच्चों ने किया था। बाद में गांव वालों ने भी मिलकर इनकी खूब मदद की। तो ये भीमा संघ क्या है? तो ये बच्चों की एक पंचायत थी, और जो क्या किस काम के लिए बनाई गई थी? तो वहाँ जब सूखा पड़ा था तो पानी की टंकी को साफ करने के लिए भीमा संघ बनाया गया था। तो ये है पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो देखो अभी आपको पता था कि पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने। तो भीमा संघ के बच्चों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि इन्होंने साफ करने के लिए कदम उठाया था। तो भीमा संघ के बच्चों ने इसको साफ करने का बीड़ा उठाया था। अब अगला पाठ 19वां, जड़ों का जाल। तो बरगद से लटकी हुई शाखाएं क्या हैं? तो ये जड़ें हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस पेड़ में किस कैसी जड़ें पाई जाती हैं। तो बरगद पर आपने देखा होगा बाहर जो शाखाएं लटकती हैं तो वो जड़ें हैं। वो जैसे ज़मीन को छू जाती हैं तो उस पेड़ को वो सहारा देने लगती हैं। तो ये बरगद की लटकी हुई शाखाएं हैं, इनको जड़ें कहा जाता है। फिर इसके बारे में आपने पेड़ देखा ही होगा बरगद का। यहाँ तो काफ़ी मिल जाते हैं गांव देहात में, तो उसमें और शहरों में भी काफ़ी हैं। तो उसी से लटकी हुई शाखा है। इसके बाद है ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बारे में ये नोट लिखा है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना होती हैं। जैसे 1 मीटर लंबा पेड़ है तो 30 मीटर लंबाई तक इसकी जड़ें जाएंगी, ज़मीन में जाती हैं जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। क्योंकि जीवित रहना है। क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ ये मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है। तो इनकी जड़ें 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, और जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। और यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये इसके अंदर जो लोग होते हैं वो पतला पाइप डालकर पानी निकाल के पीते हैं। तो जैसे अपन और ड्रिंक करते कोई पेप्सी या कोको कोला या फ्रूटी पीते हैं तो उसमें एक पाइप डाल के पीने लगते हैं। ऐसे ही इसमें इस पेड़ के अंदर तने में थोड़ा सा छेद किया, अंदर एक पाइप डाला और पी लिया। जैसा अपन नारियल पीते हैं, नारियल का पानी, तो उसमें एक पाइप डाल लेते हैं, उससे पानी पीते हैं। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी बहुत कम है। तो अब है अगला। तो ये मिलकर खाएं। मिलकर खाएं में बिहू त्यौहार के बारे में है कि वहाँ के लोग असम के लोग बिहू त्यौहार मनाते हैं और वो मिल सक कर खाते हैं। तो बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है? तो असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ असम कैलेंडर को मनाया जाता है। तो इसमें कैलेंडर ज़रूर पूछेगा कि 1-2 माघ को किस हिसाब से मनाते हैं? तो असम कैलेंडर के तहत या 14 जनवरी को मनाया जाएगा या 15। भेला घर किससे बनता है? तो बांस से। असम में बांस के देखो 12-13 फुट के वे होते हैं खम्भे, उस पर बनाया जाता है। फिर है खाना खिलाना। तो खाना खिलाना में ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा पाठ तो इसके बारे में खाना यही है कि विभिन्न
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की डिशें बनाई जाती हैं। जैसे दिल्ली में कुछ खाना खाया जाता है, कलकत्ता में कुछ, और महाराष्ट्र में कुछ, और तमिलनाडु में कुछ। फिर है दुनिया मेरे घर में। तो अब इसमें दुनिया के बारे में वर्णन है कि दुनिया हमारा, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इस पाठ को भी कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये पाठ उतना योग्य नहीं था। मतलब इससे क्वेश्चन आज तक आए ही नहीं है। एनसीईआरटी ने इस पाठ से कभी क्वेश्चन नहीं बनाए, इसलिए इस पाठ को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद है अगला पाठ पोचमपल्ली। तो ये 23वां पाठ है पोचमपल्ली। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में। अब यह तेलंगाना राज्य में है। तो मुख्तारपुर गांव कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। अब यह तेलंगाना में है। तो यहाँ एक चित्रकला है मुख्तारपुर गांव में, तो उसका वर्णन है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं? कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं। तो इत्र क्या है? इत्र को जैसे अपन सेंट कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सेंट, उसी को हिंदी में इत्र कहा जाता है। तो कारपेट क्या है? जो ज़मीन पर बिछाते हैं कालीन, उसी को कारपेट कहा जाता है। और खिलौने, इन सब ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्तारपुर गांव में। फिर है दूर देश की बात। तो इसमें विभिन्न देशों की बात की गई है कि भारत में जैसे खजूर कहाँ से आए। तो ये भारत में आपने पता होगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो वो वही खजूर की खेती लेकर आया था। तो अबू धाबी कहाँ पर है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। आपने यूएई का नाम, यूएई की राजधानी अबू धाबी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, अबू धाबी लिखा है, यूएई की राजधानी। नहीं तो आप लोग और कहीं लगा दें। पूछा जाता है कि यूएई की राजधानी क्या है, तो आपको लगाना है अबू धाबी। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अबू धाबी की मुद्रा। तो इस यहाँ की मुद्रा है दिरहम। अब आपको कभी कभी क्या करता है वो, कि दिरहम तो दे देता है, लेकिन दिरहम के साथ आपको ईरान या इराक की मुद्रा दे देता है। तो उससे फिर है चिट्टप्पन किसे कहते हैं? तो चाचा को, मलयालम भाषा में। तो मलयालम भाषा में चाचा को क्या कहते हैं? चिट्टप्पन। चिट्टप्पन चाचा को। और कुंजम्मा किसे कहते हैं? चाची को। तो मलयालम भाषा में कुंजम्मा किसको कहेंगे? चाची को। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं? तो नारियल का, केला का, जैक का, फ्रूट का, पपीता का, बेटलेनेट का आदि। तो ये सारे पेड़ कहाँ पर हैं? केरल में। तो केरल में मसाले भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये फलों के पेड़ भी हैं। तो कौन कौन से फल हैं? नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपीता, बेटलेनेट आदि, ये सारे पेड़ कहाँ पर हैं? केरल में। केरल के मुख्य मसाले तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। तो तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च कहाँ पर है? केरल में। फिर है अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? तो खजूर। तो अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से हैं? खजूर। वहीं से खजूर अब भारत में आए हैं। फिर 25वें पार्ट में है चटपटी पहेलियाँ। तो इसमें पहेलियाँ हैं तो पूछने के लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। इसके बाद अगला पार्ट फौजी वहीदा। तो वहीदा के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वहीदा एक फौजी थी, जिसने क्या किया था आगे बताते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रेज में कौन है? तो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर थी ये वहीदा भारतीय नौसेना में। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वो थी वहीदा प्रेज में। तो इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। फिर वहीदा प्रेज में कहाँ से हैं? तो ये थना मंडी गाँव से हैं। थन्ना मंडी गाँव से हैं वहीदा प्रेज में। फिर है थना मंडी गाँव कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। थना मंडी गाँव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। फिर परेड के कितने निर्देश होते हैं, यानी कमांड होते हैं? 36। फिर अगला पाठ, तो परेड में आपके 36 होते हैं। फिर अगला पाठ है 27वां, कोशिश हुई कामयाब। तो कोशिश कामयाब के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो भूती। तो तिब्बतन भाषा जब तिब्बत में बोली जाती है, आपने देखा होगा चीन का जो क्षेत्र है वहाँ पर उसे तिब्बतन क्षेत्र कहते हैं। तो जब ये भाषा तिब्बत में बोली जाती है तो उसे तिब्बतन कहते हैं। लेकिन जब यही भाषा भारत के लद्दाख क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूती कहते हैं। तो ध्यान रखना,
कि अगर क्वेश्चन आएगा कि तिब्बतन भाषा को भारत में क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा भूती। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना। फिर है भूती भाषा, तो तिब्बतन भाषा को क्या कहते हैं, भूती। भारत में भूती और लद्दाख में तिब्बतन। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, आमाले। तो माँ को क्या कहते हैं, आमाले, और पिता को आबाले। तो माँ को आमाले और पिता को नोट। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसका कारण थोड़ा बताते हैं कि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने के कारण ये पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। फिर आप कक्षा 5 की एनसीईआरटी के नोट्स हैं। तो पाठ 1 है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं, तो जब चींटी आगे चलती है तो वह एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं। तो यह है, चींटियाँ आगे वाली चींटी एक गंध छोड़ती है, जिससे जो पाछे चलने वाली चींटियाँ हैं वो उसी को सूंघकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो आपने देखा होगा चींटियाँ एक लाइन में चलती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं। तो जब कारण क्या है, तो वो एक लाइन में इसलिए चलती हैं कि गंध को से सूंघकर। फिर कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है, तो ये है रेशम का कीड़ा, गंध से। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, वो भी उसकी गंध से। ठीक है, तो रेशम का कीड़ा। फिर मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं, तो गंध से, तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। तो अपने मनुष्य के शरीर के तापमान से मच्छर मनुष्य को पहचान लेते हैं, तो एक तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। फिर है अगला क्वेश्चन, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं, तो ये करते हैं मलमूत्र से। तो कैसे करते हैं, मलमूत्र से। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की पहचान करते हैं मलमूत्र में। जैसे शेर बाघ भी ये करता है, आपने सुना होगा, शेर है, बाघ है, और ये भी अपने क्षेत्र की पहचान मलमूत्र से करते हैं। इसी प्रकार कुत्ता भी अपने क्षेत्र की पहचान। फिर है चिड़िया, देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती है, तो चिड़िया की आँखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो इसलिए आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती हिलाती रहती है। तो चिड़िया अपनी गर्दन क्यों हिलाती है, क्योंकि उसकी आँख की पुतली स्थिर है। जब स्थिर है तो वो अन्य वस्तुओं को देख नहीं सकती, इसलिए वो बार बार इधर उधर घुमा के देखती है। तो आपको लगता है कि चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती रहती है। तो ये है चिड़िया के बारे में। फिर इसके बाद जो आगे नोट लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है। चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। तो आपकी दोनों आँखें एक सीध में होती हैं, जबकि उसकी आँखें अलग अलग क्षेत्र में होती हैं। तो वो दो वस्तुओं को अलग अलग देख सकती है, तुम एक वस्तु देख सकते। मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी तो बाज, चील और चमगादड़। और अगर 6 गुना होता तो आता आपका बाघ और शेर। तो बाघ और शेर होता 6 गुना, 4 गुना में बाज, चील और चमगादड़। नोट, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला सफ़ेद में देख सकते हैं, जैसे उल्लू। तो उल्लू के बारे में पूछा जाता है कि उल्लू कौन कौन से रंग देख सकता है, तो काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा वो और कोई भी रंग नहीं देख सकता है। तो ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते। दिन में जगने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला सफ़ेद में देख पाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे मैंने बताया है अभी कि बाज, चील और चमगादड़, तो ये तो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं मनुष्य से, लेकिन 6 गुना में बाघ और शेर। फिर सांप सुन नहीं पाते, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। तो उस कंपन, देखो आप हवा ऐसे हवा निकाली, तब भी हाथ में लगा के देखना, कंपन महसूस होगा। तो कंप से वो महसूस कर लेते हैं ज़मीन के कि कोई मनुष्य या कोई और अन्य जीव आने वाला है, तो वो उससे पहचान लेते हैं। और
वैसे वो देख नहीं पाते, उनकी आँखें नहीं होती, वो कान नहीं होते हैं सांप के। कान आपने देखा होगा कि कान, वो सबसे ज़्यादा कंपन अपनी जीभ से देखता है, सुनता है, महसूस करता है, इसीलिए बार बार वो जीभ को बाहर निकालता है। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं खुशी भय के समय, जैसे लंगूर, बाघ, चीता आदि। तो ये बाघ, चीता और लंगूर एक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। तो आपने सुना होगा कि कई पक्षी हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो दिसंबर 2004 में। जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। तो इसमें ध्यान रखना, जो अंडमान निकोबार में जनजाति थी, तो वहाँ के जानवरों ने जब विपरीत व्यवहार शुरू किया तो वो लोग वहाँ से उनके साथ चले गए, क्योंकि वो लोग उन्हें समझते थे। तो आज की दुनिया में देखा होगा कि मानव नहीं समझ पाता है, जबकि जानवर समझ लेते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है, और वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने लगते हैं। और उसी को देखकर वहाँ के लोग चले गए थे सुरक्षित स्थानों पर, और जिससे वो जीवित बच गए थे। नहीं तो आज आपने देखा होगा जापान में आधा जापान बह गया था सुनामी के कारण। बाद में जापान में भी सुनामी आई थी। फिर इसके अलावा जानवर और सोने की अभी थी छिपकली एक सीजन। आपने देखा होगा सर्दियों में छिपकली नहीं दिखती है, तो वो क्या करती है, वो सोने के लिए चली जाती है। तो 4 माह सो जाती, गाय 4 घंटे, सांप 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। तो ये है इनके सोने का समय। तो आपको मैं स्लॉथ, तो स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में के लगभग 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म ना हो जाएं। ये 40 साल तक जीता है, और इस प्रकार पूरे जीवन काल में यह सिर्फ 8 पेड़ पर ही रहता है। ये एक सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है। तो ये स्लॉथ के बारे में है। तो स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है। ये अपने जीवन भर में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमता है। इसकी उम्र 40 साल है, ठीक है। और एक सप्ताह में एक बार ही ये पेड़ से नीचे उतरता है, मलमूत्र त्यागने और तमाम प्रकार से। तो ये बहुत आलसी जानवर है। सबसे आलसी जानवर क्या है? स्लॉथ। और ये 17 घंटे सोता है, और जीवन जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और जब तक उस पेड़ की पत्तियां ख़त्म ना हो जाएं तब तक वह दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है और उस पेड़ से नहीं उतरता है। तो ये बात हो गई स्लॉथ के बारे में, ठीक है। तो ये स्लॉथ के बारे में चर्चा हो गई कि स्लॉथ क्या क्या करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्लॉथ है, तो ये भालू जैसे दिखते हैं। देखो ये है स्लॉथ। तो ये पेड़ पर लटका हुआ है, इसी पेड़ की शाखाओं को खाएगा, ठीक है। ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठा। तो ये चित्र आप लोगों को ध्यान से रखना होगा। ऐसा चित्र बना देते हैं, इसमें देखो 12 तीलियां हैं। तो 12 तीलियों में आपको दिखाते हैं। देखो इसमें 12 तीलियां हैं, और 12 तीलियां में तो कुल 24 घंटे में कितने होते हैं? 24 घंटे दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इसमें 12 तीलियां हैं, तो एक तीली बराबर 2 घंटे। तो इसमें एक तीली बराबर 2 घंटे, तो कुल कितनी तीलियां हैं? 12। तो इसमें देखो स्लॉथ की जागने की 1 2 3 खाली है, बाकी की कितनी 9 भरी हैं। तो 9 भरी होने के कारण 9 दूनी 18 घंटे तो सोता है। 18 घंटे जो एरिया दिख रहा है ये सोने का है, और ये जागने का है। तो कितने जगता है? 6 घंटे। 6 घंटे जगता है और 18 घंटे सोता है। तो इस तरह से चित्र दे देता है विभिन्न जानवरों का कि कौन इस जानवर कितना सोता है, तो उस बारे में आपको बताना पड़ता है। और फिर देखो इस तरफ ये छिपकली, तो छिपकली में ये पूरा 24 घंटे खाली है। तो ये कारण क्या है? ये एक सीज़न पूरी सोती है। एक सीज़न का मतलब होता है 4 माह। सर्दियों के मौसम में ये घड़ी ऐसी दिखेगी। अब बताओ सर्दियों के मौसम में ये ऐसी क्यों दिखेगी? क्योंकि वो 24 घंटे सोती रहेगी। जब 24 घंटे ही सोएगी तो घड़ी पूरी इसी तरह से दिखेगी, कि मतलब एक ही रंग की। तो ये छिपकली के बारे में है, क्योंकि छिपकली सर्दियों के मौसम भर सोती हैं और सोने के लिए चली जाती हैं। इसके अलावा ये अन्य है, जैसे ये गाय है, तो गाय कितने खाने हैं? 2 खाने। तो 2 खाने बराबर 4 घंटे।
तो गाय कितने घंटे रहती है, कितने घंटे रहती है, तो 2 खाने यानी 4 घंटे। कितने, 4 घंटे। ये सांप है तो सांप के कितने खाने बचे हैं, 3, तो ये 18 घंटे। जिराफ केवल 2 घंटे। फिर ये बिल्ली यानी 12 घंटे। आधा हिस्सा भरा हुआ है तो इस आधे हिस्से का मतलब हो गया 12 घंटे। तो इस तरह से ये जानवरों के सोने का स्थान है। इसके अलावा है टाइगर बाघ। तो बाघ जैसा मैंने पहले बताया, तो बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, तो बाघ के बारे में थोड़ा, तो बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये ज़रूर पूछा जाता है, इसको अच्छे से रट लें। तो बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर। फिर है बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेती हैं। इसकी मूंछें और उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। तो ये बाघ के बारे में है। ठीक है, तो बाघ की मूंछें उसके अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने के अंतर को महसूस कर सकता है। तो बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने के अंतर को महसूस कर सकता है। तो ये ज़रूर रट लें कि बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने के अंतर को महसूस कर सकता है। तो फिर है बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। तो जैसे मानव के कान हैं तो वो चारों तरफ नहीं घूम सकते, लेकिन जो बाघ के कान हैं वो चारों तरफ घूम सकते हैं। और जब बाघ के कान चारों तरफ घूम सकते हैं तो वो सुनने में मदद करते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। ठीक है, इसकी दहाड़, जब वो तेज चिल्लाता है, दहाड़ता है, तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब है, ठीक है, फिर है अगला जानवर खतरे में। तो कौन कौन से जानवर खतरे में हैं? जैसे चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है। तो चीता क्यों खतरे में है? क्योंकि लोग बैठने के लिए इसके खाल का प्रयोग करते हैं, तो इससे ये खतरे में है। फिर है जानवरों को मारे जाने के कारण। जैसे हाथी है, दांतों के लिए मारा जाता है, उसके दांत महंगे होते हैं। गैंडा है, सींग के लिए मारा जाता है। चीता, मगरमच्छ और सांप ये इनकी छाल के लिए, खाल या जिससे स्किन या त्वचा के लिए मारते हैं। मृग, कस्तूरी मृग खुशबू के लिए मारा जाता है। तो ये इन जानवरों के मारे जाने का कारण है। ठीक है, और इसीलिए अब है, तो कुछ जगहों पर शिकार करना मना है। तो कुछ जगह कौन कौन है? कुछ जगहों पर शिकार, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान बने हैं जितने, अपने 106 हैं भारत में। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, राजस्थान का भरतपुर, गुजरात में है गिर। तो ये विभिन्न प्रकार के हैं। इनसे क्या होता है कि इन पर कोई जीवों पर को नहीं मार सकता है इन राष्ट्रीय उद्यान में। अब अगला पार्ट है कहानी सपेरों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाग गुम्फन क्या है? तो यह एक प्रकार की डिजाइन, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार की डिजाइन है। फिर है भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। तो भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैत, नंबर 3 दोबैया और नंबर 4 अफाई। तो नाग, करैत, दोबैया और अफाई। इसके अलावा विभिन्न प्रजाति के सांप हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं होता है, और इन नागों में जहर होता है। ठीक है, तो ये इतने नाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतने नाग पाए जाते हैं, इकाई नाग, करैत, दोबैया और अफाई। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर है सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 दांत होते हैं सांप के। तो सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? 2। इसके अलावा नोट, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत से जहर व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है। सांप के जहर से बचने वाली दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, और सांप की जो दवाई होती है बचने की दवाई सीरम, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है।
तो ये ध्यान से रखना है। इसके अलावा अगला पार्ट है चखने से पचने तक। तो चखने से पचने तक ये पार्ट है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक कोई भी मौसम हो, यह हमेशा इतना ही रहेगा, किसी भी मौसम में ये बदलता नहीं है। फिर अगला, हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस होता है तो अम्लीय एसिड होता है, जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। तो एसिड पाया जाता है जिसे HCl होता है, वो अपने पेट में होता है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे ज़्यादा। और नोट, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अन्य ज़िलों के भी चावल निर्यात होते हैं। अन्य ज़िलों में भी यहाँ से चावल जाते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। क्या है? कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। तो यहाँ के लोग अन्य राज्यों में भी चावल भेजते हैं। फिर है अत्रियम गांव कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। फिर है खाने की चीज़ें, पचने में लगा समय। तो जैसे कच्चा दूध है, पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। और गिलास में अगर वही पाचक रस HCl डाल दें तो 4 घंटा 45 मिनट में। उबला हुआ दूध 2 घंटे में, इसमें उतने ही 4:45। पूरी तरह उबला अंडा 3.5 घंटे में, और वो 8 घंटे में। कम उबला अंडा 3 घंटे में, और वो 6 घंटा 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ पेट में 2 घंटे में, और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। और कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में, और पेट में 4 घंटे में। तो इस तरह से अंडा पाया जाता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो कम उबला अंडा 3 घंटे और उसमें 6 घंटे 30 मिनट में। तो कच्चा अंडा फटा हुआ 2 घंटे में, और उसमें 4 घंटे 15 मिनट में। तो इस तरह से है, इस तरह से पाया जाता है। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट, उसमें 4 घंटे में। तो ये है पोजीशन, ठीक है। कच्चा अंडा, फटा अंडा, तो इसके बारे में थोड़ा अपन को विस्तार से जानना है, ठीक है। अब हमें अगला पार्ट, खाएं आम 12 महीने। तो आजकल आम को 12 महीने खा सकते हैं। तो जैसे वो एक प्रचार नहीं आता था कि आम का सीजन गया तो वो माजा है, या जैम बना कर, या कांच के डिब्बे में अचार रख कर, तो इसके बारे में इसके में वर्णन है। तो सबसे पहला है, कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? तो उत्तर है नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। तो इसलिए उसको पहले सुखाते हैं और बाद में उसमें रखते हैं। तो ये है नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। तो इसलिए फिर है, हाँ, फिर अगला नमी दूर करने के लिए फिर है चीज़ें, सुरक्षित के घरेलू उपाय 1 से 2 दिन। तो दूध उबाल कर 1-2 दिन सुरक्षित रखा जा सकता है। पके चावल कटोरे में रखकर, कटोरे में पानी रखकर, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर, प्याज अदरक सूखे खुले स्थान पर रखकर। तो इस तरह से इन्हें कई दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे पके चावल है तो वो कटोरे में रखकर। अब अगला पार्ट है बीज। तो इसमें कई प्रकार के बीज हैं। तो जैसे सबसे पहले शिकारी पौधे। तो नेपथेंस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। तो विशेष प्रकार की सुगंध होने के कारण ये अपना डिब्बा खोलता है। तो देखो, एक इसमें ऐसा डिब्बा बना होता है। तो ऐसा एक डिब्बा बना लेते हैं, और ऐसा इसमें एक ढक्कन हो जाता है। तो ऐसा ढक्कन रखते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े ऐसे चले जाते हैं। फिर ये ऐसा ढक्कन बंद कर लेता है और उसको खा लेता है। तो ये इस तरह से है। तो ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में
भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसे नेपथेंस को शिकारी पौधा कहते हैं। तो नेपथेंस पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, तो इसी को शिकारी पौधा कहते हैं, ठीक है। फिर है बेल्को की खोज किसने की? तो जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में, ठीक है। तो बेल्को की खोज किसने की? जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में। बेल्को किसके बना? तो छोटे छोटे बीजों के हुक से, ठीक है। तो छोटे छोटे बीजों के हुक से बेल्को कैसे बना? तो सबसे पहले बेल्को किससे बना? तो बीजों के छोटे छोटे हुक से। तो बीज थे, तो जब उन्होंने बेल्को ने देखा कि उनके वहाँ आ गए, तो उससे उन्होंने बेल्को का निर्माण किया, ठीक है। तो ये हो गया बीजों के, ठीक। तो देखो इस तरह से ये हुक लगे थे, तो उसी से उन्होंने बीजों के जो छोटे छोटे हुक थे, उसी से उन्होंने बेल्को का निर्माण कर दिया था। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो बेल्को की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में इसकी खोज की थी। इसके बाद बीज साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। ये कहाँ से आए? साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से कौन कौन से बीज आए? हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। यूरोप से बंद गोभी और मटर। कहाँ से? यूरोप से बंद गोभी और मटर। अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी, बीन्स। तो भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स कहाँ से आई? अफ्रीका से। सोयाबीन चीन से। तो भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद करने हैं। इसके बाद है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें बूंद बूंद दरिया दरिया में घड़सी सर की कहानी है। इन्होंने 9 तालाब खुदवाए थे राजा घड़सी ने। तो इसी कारण उन तालाबों का नाम बना घड़सी सर। तो इस घड़सी सर जो 9 तालाब थे, वो इस तरह से बनाए गए कि एक पानी से अगर पूरा भर जाता तो उसका पानी अगली बार दूसरे तालाब में चला जाता। इसी तरह से सारे तालाब भर जाते थे। तो ये घड़सी सर ने बनाए थे। तो एक यही है घड़सी सर ने, ठीक है। जो 9 तालाब हैं वो आपस में जुड़े थे, ठीक है। अभी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उसमें क्या है, एक जो में स्क्रीनशॉट था वो आ गया था बीच में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आगे तो ये घड़सी सर, और इसमें ऐसे कुएं तालाब बावरी वगैरह लगवाई, तो वो वैसा उसमें उतर के पानी पिया करते थे लोग। जैसे आज बारिश से झीलों भरने की खुशी कहाँ मनाते? तो उत्तराखंड में। तो बारिश होने पर उत्तराखंड में जो झीलें भर जाती हैं, तो वहाँ खुशी मनाए जाते हैं। फिर कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं? तो मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना। तो इसमें एक और क्वेश्चन में अभी पिछली बार दिया था कि निम्नलिखित में से कुआं सूख जाने का क्या कारण है? तो उसमें दिया था कि लोग अब घर में नल लगने के कारण कुआं का पानी निकालना बंद कर दिया है, इसलिए। तो उससे वो नहीं है, इसमें यही है, मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना। तो जो वो मोटर पंप लग गए हैं वो बहुत गहरे गहरे हैं। जब ज़्यादा गहरे हैं तो वहाँ कुएं से में जो पानी है वो सूखता जा रहा है। इसके बाद जोधपुर की कहानी है जो 1986 में हुई थी। 1986 में जोधपुर की कहानी थी कि 1986 में सूखा पड़ा, तो लोगों ने पुरानी बावड़ियाँ थीं उनको साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब भी फिर से भुला दिया गया। तो जब 1986 में वहाँ सूखा पड़ा जोधपुर में, तो लोगों ने क्या किया, जो बावड़ी थी उनको साफ कर दिया। लेकिन आज मॉडल ज़माना है, तो इसके हिसाब से उन्होंने फिर से उस नल लग गए हैं और विभिन्न प्रकार से उसका कूड़ा निकालना बंद कर दिया है। और जब बंद कर दिया है तो अब फिर से उन बावड़ियों को कूड़े से लग गया है। तो उसमें 200 ट्रक कूड़ा निकला था। इसके बाद है अगला पार्ट अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी कौन थे? तो उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर।
तो उज्बेकिस्तान से। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। तो ये अलबरूनी कौन थे? उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। ठीक, अध्याय का नाम है पानी का प्रयोग। तो समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? नमकीन और खारा। तो सागर और समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन खारा। ठीक है। फिर इसके बाद मृत सागर का पानी कितना खारा है? तो लगभग 1 किलोग्राम पानी में 300 ग्राम नमक निकल सकता है, इसलिए वहाँ का पानी ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, तो ज़्यादा नमकीन है कहाँ का? मृत सागर का। इसके बाद है दांडी यात्रा कब हुई? तो 1930 में। फिर है दांडी यात्रा का संबंध है नमक से। तो दांडी यात्रा का संबंध कहाँ से है? नमक से। तो दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी तक। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात की दांडी जो समुद्र का किनारा था वहाँ तक हुई थी, और कहाँ से? अहमदाबाद से। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। तो 1930 में ये दांडी से वहाँ तक हुई थी। अब है अगला पाठ, मच्छरों की दावत। तो इसमें मलेरिया की दवा, मच्छरों की दावत की मच्छरों की दवा किस तरह से बनाई जाती है। जैसे आज ये कोरोना चल रहा है तो उसमें भी ये दवाई यूज की जा रही है। तो मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से। तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। तो आज भी लगभग यही दवा चल रही है इसमें। तो जैसे भारत ने कई 55 देशों को दवा दी है, तो ये वही दवा है जैसे। तो ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, काहे की? मलेरिया की दवा। तो अब है आयरन किससे मिलता है? तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। तो इससे मिलता है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि से काहे कि आयरन मिलता है। फिर मलेरिया का कारण तो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक एक अमीबा है, उसी के द्वारा परजीवी के कारण मनुष्य को मलेरिया होता है। मलेरिया का मच्छर तो एनाफिलीज मादा मच्छर भूरे रंग का होता है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए? तो 17 नवंबर 2007 को। तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली में एनीमिया से बच्चे प्रभावित हुए। फिर है मच्छर के पेट में किसने झांका? तो रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में झांका था। ठीक है, तो इस बारे में। इसके बाद है नोट, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। नंबर 2, पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होता है? जो उसमें ऑक्सीजन का अंदर जाती है वो कट जाता है, और जब ऑक्सीजन की पूर्ति कट जाती है तो वो जो अंडे होते हैं इनके मच्छरों के वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये सारे दिए होंगे इनमें से वो सही हैं, और जो अलग से दिया होगा वो गलत है। इसके बाद है अगला पार्ट, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसमें विभिन्न प्रकार का इसमें लीडर के गुण बताए गए हैं कि दूसरों के सामान उठाने में मदद करना, दूसरों के जो सामान हैं उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़े जाने पर आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो जब उस समय चढ़ाई हुई थी एवरेस्ट पर, तो उसके बारे में है ये लीडर के गुण कि जो डायरी पार्ट था तो उस पर चढ़ाने वाली जो एक महिला थी उन्होंने अपनी डायरी है उसी से ये पाठ बना है। तो ये एवरेस्ट पर उस समय जब चढ़ाई हुई थी तो उसी के बारे में है कि एक लीडर के क्या क्या गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडर अकेला आगे निकल जाए और पीछे से सारे व्यक्ति रुक जाएं। तो लीडर का काम होता है कि वो सबके खाने पीने का इंतजाम देखना और वे सारे कार्य कर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी?
तो बछेंद्री पाल। तो कौन सी थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। फिर है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल। तो ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। तो 12 वर्ष की आयु में 4000 मीटर ऊंचाई तक चढ़ गई थी और रात में नहीं लौट पाने के कारण वहीं सोना पड़ा था। तो ये 12 वर्ष की आयु में 4000 मीटर ऊपर तक चढ़ गई थी। तो ये है, ठीक है। फिर बछेंद्री पाल कहाँ से हैं? तो एक गांव के नैकुरी गांव से हैं। तो एक नैकुरी गांव के से हैं। बछेंद्री पाल कहाँ से हैं? तो नैकुरी गांव। फिर है बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? तो ये 1984 में। 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतह की, यानी कब चढ़ी? तो 23 मई 1984 1:07 पर वो एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। तो 23 मई 1984 को 1:07 पर वो चढ़ गई थी। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,900 मीटर, लेकिन इसकी बेस्ट ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन इसको नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। तो नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर है बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रही? तो 43 मिनट। तो कितने देर रही? 43 मिनट वो एवरेस्ट पर रही। नोट: यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। तो जो ये संगीता अरोरा भी गई थी, ये दिल्ली के कॉलेज में टीचर थी, तो ये भी साथ में गई थी। तो उन्हीं की डायरी से ये कहानी ली गई है। तो संगीता अरोरा कौन है? तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक थी, ठीक है। तो संगीता अरोरा कौन थी? तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक थी। तो इस प्रकार से ये उन्हीं की डायरी में से एक पूरी कहानी ली गई थी। तो ये है संगीता अरोरा की। पाठ है बोलती इमारतें, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके बाद अगला पाठ है सुनीता अंतरिक्ष में। तो ये सुनीता अंतरिक्ष में, इसमें है अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य है। तो जब वहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य है तो वहाँ सारी चीज़ें तैरने लगती हैं। अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं, जैसे पिंड हैं, बड़े बड़े पृथ्वी है, आकाश है, और ये सारे पिंड हैं। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा। तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने 1969 में। सुनीता विलियम्स कौन थी? तो हेलीकॉप्टर की पायलट थी। सुनीता क्या बनना चाहती थी? तो गोताखोर। तो सुनीता विलियम्स कौन थी? तो एक हेलीकॉप्टर पायलट। फिर ख़त्म हो जाए तो कीमत। तो ये पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में बताया है। जैसे 2002 में 29 रुपये 91 पैसे का था पेट्रोल। फिर कीमत 2007 में 43 रुपये 52, 2014 में 67 रुपये 86 पैसे, और आज कीमत घट गई है। आज लगभग 63-64 रुपये का है, जो 2020 में। तो इसमें पेट्रोल के बारे में आज ये पेट्रोल 73 रुपये का है। तो ये डीजल पेट्रोल की कीमतों के। फिर डीजल 2002 में 18 रुपये 91 पैसे का था। फिर 2007 में 30 रुपये 48 पैसे का, और इसकी 2014 में 58 रुपये 97 पैसे, और आज 100 रुपये के लगभग। अब है बसेरा ऊंचाई पर। अगले पाठ का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो बसेरा ऊंचाई पर का मतलब है सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? ये मुंबई है। तो मुंबई सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? तो 1400 किलोमीटर। ठीक। तो दिल्ली से मुंबई कितनी है? 1400। मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मुंबई से आप दिल्ली आ रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठंडा रेगिस्तान कहलाता है लद्दाख, अभी पहले ही बता चुके हैं। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के।
ठीक है। तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं? लकड़ी के और पत्थर के। तो लद्दाख के घरों की विशेषता क्या है? तो बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडा रेत, पहाड़, पेड़ों की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान। तो ये लद्दाख की विशेषता है। इसके अलावा वहाँ के मकान होते हैं, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं क्यों? क्योंकि जिससे बाहर का तापमान, अंदर का तापमान बाहर ना जा सके। और नीचे के मंजिल पर ढोर बैल बांधे जाते हैं, ऊपर के मंजिल में लोग निवास करते हैं। तो इसमें ये है। इसके अलावा नोट, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ़ पड़ती है। जब जहाँ बर्फ़ पड़ती रहेगी तो बारिश कम होगी। लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं? तो ठंड से बचने के लिए। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर क्या उपयोग है? तो ये पशुओं के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो ये पशुओं के लिए उपयोग होता है। ठीक है। अरे लद्दाख के घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए। जैसे लद्दाख की छत क्या है? लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने। फिर चौनथांग कितनी ऊंचाई पर है? तो 5000 मीटर पर। चौनथांग का कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर पर। ठीक है, तो ये है नोट। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना मैकेनिक। तो ये कहानी, एक व्यक्ति था जो लद्दाख जा रहा था। तो वो अपनी बाइक से जा रहा था। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसे रास्ते में ना तो पेट्रोल पंप मिले ना कोई मैकेनिक। तो उसने ये बताया था कि वहाँ जाने के लिए ना तो कोई पेट्रोल पंप है ना कोई मैकेनिक है। अगर व्यक्ति को वहाँ जाना है तो पेट्रोल इतना भरवा के जाए कि मंजिल तक पहुँच भी जाए और लौट के वापस भी आ जाए। फिर चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? तो 5000। ठीक है, तो चांगपा प्रजाति वहाँ की लद्दाख की प्रमुख है क्योंकि वहाँ पर भेड़ें पाली जाती हैं और बकरियाँ। तो वो उन्हीं में जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके पास ज़्यादा भेड़ें बकरी होती हैं, वही धनी माने जाते हैं। चांगपा कौन से पशु पालते हैं? तो भेड़ बकरियाँ। तो चांगपा प्रजाति के लोग भेड़ और बकरियाँ। फिर है, भेड़ बकरी से क्या मिलता है? तो दूध, मांस, खाल और ऊन, ये चीज़ें मिलता है। फिर ठीक है, भेड़ बकरियाँ ही चांगपा लोगों की पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियाँ, वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा लोग घुमंतू होते हैं। ये केवल 2 घंटे में ही अपना सामान घोड़ों पर और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को रेबो कहलाते हैं। तो ये अपने सामान को सिर्फ 2.5 घंटे में बांध कर निकल जाते हैं। इनके पास घोड़े होते हैं, याक का मतलब है बैल। तो घोड़े और बैल पर रख कर निकल जाते हैं। फिर है, चांगपा लोग घुमंतू होते हैं। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक ही खास निशान लगाते हैं। रोज़ सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। ये काम औरतें और जवान लड़कियों की रोज़ का काम है। तो हर परिवार में भेड़ बकरियाँ और एक खास निशान, तो प्रतिदिन एक खास निशान लगाया जाता है क्योंकि जिससे पहचान हो सके। ठीक है, नहीं तो पहचान कैसे होगी? पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा क्या कहते हैं? तो इसीलिए वो लेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लेखा। ठीक है, तो पत्थरों और उससे बने घरों को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। फिर आपने पश्मीना शाल किससे बनता है? तो भेड़ बकरी के बालों से। तो ये पश्मीना शाल एक बहुत गर्म शाल होता है। तो ये काय से बनता है? भेड़ और बकरी के बालों से। तो पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है परंतु मोटा नहीं होता। चांगथांग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, वो मोटा होता नहीं है। तो ये चाहे 6 स्वेटर पहन लो, चाहे इसको पहन लो, इस पश्मीना शाल ओढ़ लो, तो ये वहाँ के लोग पसंद करते हैं। पश्मीना शाल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं। तो अगर पश्मीना शाल का निर्माण करता है कोई व्यक्ति तो उसे बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। तो जब 250 घंटे उसको बनाने में लगेंगे तो क्या होगा? तो 250 घंटे में तो उसके दाम तो हाई होंगे ही।
तो इसीलिए ये महंगा बिकता है। तो देखो ये है पश्मीना शाल। तो इस पश्मीना शाल के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लो। ये इसमें डिजाइन करते हैं, ये बिल्कुल पतले होते हैं और ये 250 घंटे में बन जाते हैं। और जब ये 250 घंटे में बनते हैं 6 स्वेटर के बराबर होते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर है श्रीनगर के घर। तो सबसे पहले है हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या है, ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। तो ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। फिर डोंगा, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरती रहती हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो ये होते हैं डोंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लो, आपको चित्र बताते हैं। तो चित्र में ये देखो, ये इस तरह से हैं श्रीनगर के घर। देखो ये, ठीक है, ये हाउस बोट हैं। ठीक है, ये डोंगे हैं। ठीक है, तो ये हाउस बोट हैं और ये डोंगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। फिर नोट, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से ही खरीदते हैं। तो यहाँ के लोग घर पर खाना नहीं बनाते हैं बल्कि खाना को बेकरी से ही खरीद कर खाते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट के बारे में है, जब धरती कांपी। तो इसमें भूकंप के बारे में है कि जब 2001 में भूकंप आया था तो उसके बारे में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को। तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया? 2। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। तो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला अध्याय। फिर अगला 15वां, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये कहानी है। तो जैसे अपन गर्मियों में हाथ को फूंकते हैं तो हवा कैसी निकलती? ठंडी। और जब सर्दियों में फूंकते तो गर्म निकलती है। तो यह कहानी किसने लिखी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अपने, उन्होंने लिखी है। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है अगला पाठ, कौन करेगा यह काम? तो नारायण जी कौन थे? तो गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र में से गांधी जी के साथ रहते थे। तो वो थे नारायण। तो ये नारायण जी, ये अंतिम पाठ है, कौन करेगा यह काम। तो नारायण जी कौन थे? तो गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। तो वो थे। ठीक है, अब गांधी जी और नारायण जी ने उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे? तो वो महाराष्ट्र के गोरा गांव से थे। तो ठीक है, वो थे तो वैसे महू से, लेकिन एनसीईआरटी में गोरा गांव लिखा है तो आप वहीं लगाएंगे, महाराष्ट्र के गोरा गांव से। यह कहानी एसकेलन की इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। कहाँ से? स्टेलन की इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। फिर है अगला पार्ट, फांद। तो नागफांडा अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ हैं? तो मुंबई में। तो क्या था कि मुंबई में लड़कियों के लिए मैदान पर जाना मना था, तो इस कारण वो दीवार फांद कर जाती थी। तो नागफांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ थी? तो ये मुंबई में थी। तो इसके बारे में, तो ये नागफांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें मुंबई में थी। तो ये है। फिर है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। फिर है सोलापुर कहाँ पर है? तो ये भी मुंबई में है। ठीक है, यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। ठीक है, बच्चे खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक है, तो ये है। ठीक है, नोट, यह ग्राउंड कोच मुस्तफ़ा खान के नाम से पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये मुस्तफ़ा खान के नाम पर। फिर है किसानों की बीच की जुबानी। तो बनग्राम कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, बनग्राम कहाँ पर है? गुजरात में। फिर है पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में
रखकर उनको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से लौकी को बनाकर यहाँ पे इस छेद से बीजों को ऐसा रख लेते थे और फिर इस ढक्कन को इसको बढ़िया ढक देते थे। तो इससे बचाने के लिए बीजों का प्रयोग ऐसे ही किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से बीजों का प्रयोग किया जाता था। अब ऊंधिયું क्या है? तो गुजरात में एक डिश पकवान या सब्जी जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। तो यह है अंधिયું। ठीक है। कॉटन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगती हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेतों को पानी की आवश्यकता है। तो क्रोटन नामक बीज विभिन्न फसलों के साथ बो दिया जाता है। चूँकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती नहीं, इसकी जड़ें देखो ऐसी उथली हो जाती हैं। तो जब इसकी जड़ें उथली रहती हैं तो ये पेड़ जल्दी सूखने लगता है। जब ये सूखने लगता है तो लोगों को पता चल जाता है, किसानों को पता चल जाता है कि अब हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी दे देते हैं। तो ये क्रोटन के बारे में है। ठीक है, इस तरह से अध्याय पूरा हुआ। आप लोग नहीं, सॉरी, एक पार्ट और बचा है। तो किसके जंगल? तो कुडुख क्या है? तो झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय। कुडुख क्या है? झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है जिसे कुडुख कहते हैं। कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो तोरांग। कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। ठीक है, फिर तो कुडुख भाषा में जंगल को कहते हैं